नमस्कार। आज की कहानी है पनार मेनीटर की और इसको भी लिखा है जिम कॉर्बेट ने। जिम कॉर्बेट लिखते हैं, जब मैं सन 1907 में चंपावत के मेनीटर का शिकार कर रहा था, तब मैंने एक मेनीटर लेपर्ड के बारे में सुना जो अल्मोड़ा जिले के पूर्वी सीमा में स्थित गांव के निवासियों को आतंकित कर रहा था। यह तेंदुआ विभिन्न नामों से जाना जाता था और इसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्न पूछे गए थे। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि आज की जो लोकसभा होती है उसे कहा जाता है ब्रिटेन में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इस लेपर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और उसने 400 इंसानों को मार दिया था। मैंने इस जानवर का नाम पनार का मेनीटर रखा है और इसलिए मैं अपनी इस कहानी में इसी नाम का उपयोग करूंगा। सरकारी रिकॉर्ड में सन 1905 से पहले मैन ईटर्स का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि चंपावत के टाइगर तथा पनार के लेपर्ड के आने से पहले कुमाऊं में मैन ईटर्स के बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए जब इन दोनों जानवरों ने कुल मिला के 836 लोगों को मार के अपनी उपस्थिति दर्ज की तो सरकार के सामने एक कठिन स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि उसके पास उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे कि इन मैन ईटर्स को रोका जा सके और सरकार को शिकारियों से की जाने वाली व्यक्तिगत अपील पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि जब किसी गांव में शहर में मैन ईटर का कोई केस आता था तो सरकार शिकारियों से अपील करती थी कि वो इस मैन ईटर को खत्म करे। इसके अलावा सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं था जो इन मैन ईटर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाता। दुर्भाग्यवश उस समय कुमाऊं में जो शिकारी थे वो भी बहुत कम थे, जिनको शिकार के इस नए प्रकार के प्रति कुछ रुचि थी और जिसे ठीक या गलत रूप में विल्सन के एवरेस्ट पे अकेले विजय प्राप्त करने के उस प्रयास के समान जोखिम भरा समझा जाता था जो उसने कुछ वर्षों बाद किया था। मैं मैन ईटर्स के बारे में उतना ही अनजान था जितना कि विल्सन एवरेस्ट के बारे में था, और यह है कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा था जबकि वह अपने में स्पष्टतया असफल रहा था। ये पूर्णतया मेरे अच्छे भाग्य की बात थी। कॉर्बेट बताते हैं कि मैन ईटर का शिकार करने में लोगों को, शिकारियों को इंटरेस्ट नहीं रहता था, क्योंकि इसमें अपनी जान का बहुत बड़ा जोखिम रहता था कि कहीं मैन ईटर अपने शिकारी को ही ना मार दे, है ना। लेकिन जिन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया उनमें से एक थे जिम कॉर्बेट, और लकीली उन्होंने जितने भी मैन ईटर्स को टारगेट किया सबको उन्होंने मार दिया। जब मैं चंपावत के शेर को मारने के बाद अपने घर नैनीताल लौटा तो मुझे सरकार ने पनार के तेंदुए को यानी कि लेपर्ड को मारने का काम दिया, क्योंकि मैं उस समय अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था। अतः अनेक सप्ताह बाद ही मैं इस कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए खाली समय निकाल सका। जब मैं अल्मोड़ा जिले के उस दूरस्थ क्षेत्र के लिए जाने ही वाला था जिसमें कि लेपर्ड एक्टिव था, तभी मुझे नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर बर्थौड से एक रिक्वेस्ट मिली जिसमें मुझसे मुक्तसर के लोगों की मदद करने के लिए कहा गया था, जहाँ पे एक मैन ईटर टाइगर ने आतंक फैला रखा था। उस टाइगर का शिकार करने के बाद, जिसकी कहानी आप सुन चुके हैं, मैं पनार के लेपर्ड को मारने गया, क्योंकि मैंने उस पूरे क्षेत्र का पहले कभी भ्रमण नहीं किया था जिसमें कि लेपर्ड एक्टिव था। अतः मैं अल्मोड़ा होता हुआ गया ताकि मैं अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर स्टीफे से लेपर्ड के बारे में जानकारी ले सकूं। उन्होंने मुझे बहुत ही कृपापूर्वक दोपहर के भोजन के लिए इनवाइट किया, मुझे मानचित्र उपलब्ध कराए तथा मुझे विदाई की शुभकामनाएं देते हुए और ये पूछते हुए मुझे छोटा सा झटका भी दिया कि क्या मैंने सारे खतरों के बारे में सोच विचार कर लिया है और अपनी वसीयत बनाने के बाद क्या मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि सीधी सी बात है, मैन ईटर का शिकार करना एक बहुत ही जोखिम का काम होता है। जो भी शिकारी उसका शिकार करने के लिए जाए वो अपनी वसीयत तैयार करके जाए। मेरे पास उपलब्ध मैप से पता चला कि प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने के लिए दो रास्ते थे। एक तो पनवा नाला होते हुए पिथौरागढ़ की सड़क से और दूसरा लामगढ़ा होते हुए देवीधुरा के सड़क से। मैंने बाद के रास्ते का चुनाव किया और लंच करने के बाद वसीयत की बात के बावजूद
पूरे मन से मैं निकल पड़ा। मेरे साथ एक नौकर और 4 आदमी मेरा सामान लेकर चल रहे थे। मेरे आदमी और मैंने खेरना से 14 मील का एक कठिन रास्ता तय कर लिया था, परंतु जवान तथा स्वस्थ होने के कारण हम रात में विश्राम करने से पहले दूसरा लंबा रास्ता तय करने के लिए तैयार थे। जिस समय पूरे चंद्रमा का उदय हो रहा था, हम एक छोटे निर्जन इकलौते मकान में पहुंचे, जिसकी दीवारों पर घसीट कर लिखी गई लिखावटों तथा कागजों के फटे टुकड़े जमीन पे चारों तरफ गिरे होने से हम जान गए कि इस भवन को स्कूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास कोई टेंट नहीं था, क्योंकि भवन का दरवाजा ताले से बंद था। अतः मैंने आंगन में ही अपने आदमियों के साथ रात बिताने का निर्णय लिया, जो एक पूरी तरह से सुरक्षित कदम था, क्योंकि हम मैनीटर की शिकारगाह से अभी कई मील दूर थे। ये आंगन, जो लगभग 20 वर्ग फुट का था, आम रास्ते से सटा हुआ था और तीनों तरफ एक 2 फुट ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। चौथी तरफ से यह स्कूल की इमारत से घिरा हुआ था। पाठशाला के पीछे के जंगल में जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ी उपलब्ध थी और मेरे साथियों ने शीघ्र ही आंगन के एक कोने में मेरे नौकर के लिए मेरा रात का खाना पकाने के लिए आग जला दी। मैं बंद दरवाजे से पेट टिकाकर बैठा हुआ स्मोकिंग कर रहा था और मेरे नौकर ने बकरे की टांग को सड़क के निकट स्थित नीची दीवार पर रखा ही था और वह आग की तरफ ध्यान देने के लिए मुड़ा कि मैंने एक लेपर्ड के सिर को उस दीवार के ऊपर उस जगह पे देखा जिसके निकट बकरे की टांग को रखा गया था। सम्मोहित होकर मैं चुपचाप बैठा हुआ उसे देखता रहा, क्योंकि लेपर्ड का मुंह मेरी तरफ था और जब नौकर वहां से कुछ फुट दूर हटा तो लेपर्ड ने मांस को पकड़ा और सड़क के दूसरी ओर ऊपर जंगल में भाग गया। मांस को एक बड़े कागज से लपेट कर रखा गया था, जो इससे चिपक गया था, और जब मेरे नौकर ने कागज की आवाज सुनी तो उसने देखा और सोचा कि कोई कुत्ता उसे लेके दूर भाग रहा है। अतः वह आगे की ओर चिल्लाते हुए भागा, परंतु जब उसे समझ में आया कि उसका पाला एक लेपर्ड से पड़ गया है, एक मामूली कुत्ते से नहीं, तो उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और मेरी तरफ और भी ज्यादा तेज स्पीड से वो भाग आया। पूरब में सभी लोगों को बिना किन्हीं अन्य कारणों के भरी दोपहर में चलने की वजह से थोड़ा पागल समझा जाता है और मुझे डर लगा कि मेरे अच्छे नौकर ने मुझे हंसते हुए देखकर ये समझा होगा कि मैं अपनी बिरादरी से थोड़ा ज्यादा ही पागल हो गया था, क्योंकि उसने बहुत दुखी स्वर में कहा कि आपके रात का भोजन तो लेपर्ड ले गया है और उसके पास मुझे खिलाने के लिए और कुछ नहीं था। फिर भी उसने थोड़े ही समय में मुझे भोजन परोस दिया, जिसके साथ मैंने उतना ही न्याय किया जितना मुझे पक्का विश्वास है कि भूखे लेपर्ड ने बकरे की टांग के साथ किया होगा। अगली सुबह शीघ्र यात्रा आरंभ करके हम भोजन के लिए लामगढ़ा में रुके और शाम के समय डोल डाक बंगले में पहुंचे, जो कि मैनीटर से अफेक्टेड एरिया की बॉर्डर पे था। अगली सुबह अपने आदमियों को डाक बंगले में छोड़कर मैं मैनीटर के बारे में जानकारी लेने निकल पड़ा। एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए और उन्हें जोड़ने वाली पगडंडियों पर लेपर्ड के पगमार्क्स को देखते हुए मैं देर शाम को एक सुनसान जगह स्थित एक बस्ती के पास पहुंचा, जहां पे केवल एक घर था जो पत्थरों से बना था और उसकी छत पत्थरों की थी। उसके आसपास कुछ एकड़ जोती हुई जमीन थी और वह झाड़ियों से घिरा हुआ था। इस घर की तरफ जाती हुई पगडंडी पर मैंने एक बड़े नर लेपर्ड के पगमार्क्स देखे। जब मैं मकान के पास गया तो उसके संकरे छज्जे से एक आदमी निकला और लकड़ी की बनी सीढ़ियों से उतरकर आंगन को पार करके मुझसे मिलने आया। वह एक जवान आदमी संभवतः 22 साल का होगा और बहुत ही कष्ट में था। दरअसल हुआ यह था कि गत रात को वो और उसकी पत्नी उस घर के अकेले कमरे के फर्श पे सो रहे थे। दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि यह अप्रैल का महीना था और बहुत गर्मी थी। मैनीटर छज्जे में चढ़ा और उसकी पत्नी के गले को पकड़ के सिर की तरफ से खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगा। एक घुटी हुई चीख के साथ उस महिला ने अपनी एक बांह अपने पति के ऊपर डाली, जो कि पल भर में ही समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने पत्नी की बांह को
अपने एक हाथ से पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से दरवाजे के चौखट की लकड़ी को आड़ लगाने के लिए पकड़े रखा और एक झटका मारकर अपनी पत्नी को लेपट से छुड़ा लिया और दरवाजा बंद कर दिया। शेष पूरी रात वह आदमी और उसकी पत्नी कमरे के कोने में दुबके रहे, जबकि लेपर्ड दरवाजे को चीरकर तोड़ने का कोशिश करता रहा। उस बंद कमरे में महिला के घाव जो थे वो विषाक्त हो गए थे और सुबह होते होते उसकी पीड़ा तथा भय ने उसे बेहोश कर दिया था। दिन भर वह आदमी अपनी पत्नी के पास ही रहा। वह इतना डरा हुआ था कि अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लेपर्ड लौटकर उसे उठा न ले जाए, और न ही उसमें इतना साहस था कि वह 1 मील के घने जंगल को पार करके अपने सबसे निकटतम पड़ोसी के पास जाए। जब दिन अस्त हो ही रहा था और वह अभागा आदमी एक और डरावनी रात का करने जा रहा था, तभी उसने मुझे घर की तरफ आते हुए देखा। और जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि क्यों वह दौड़कर मेरी तरफ आया और सुबकते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ा। मेरे सामने एक कठिन स्थिति थी। मैंने उस समय तक सरकार से यह अनुरोध नहीं किया था कि नरभक्षी से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा का सामान उपलब्ध कराया जाए, इसलिए वहां पे कोई चिकित्सा अथवा किसी अन्य तरह की सहायता अल्मोड़ा के अलावा उपलब्ध नहीं थी, और अल्मोड़ा वहां से 25 मील की दूरी पे था। उस महिला के लिए सहायता लाने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ता, और जिसका अर्थ था उस आदमी को पागल करने जैसा, क्योंकि उसने पहले ही वह सब कुछ झेल लिया था जो कि एक मनुष्य झेल सकता था, और उसे कमरे में एक और रात इस संभावना के साथ गुजारने के लिए छोड़ देना कि लेपर्ड लौट सकता है और कमरे में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है, यह सोच समझकर वह निश्चित रूप से पागल हो जाता। उस आदमी की पत्नी, जो लगभग 18 वर्ष की युवती थी, उस समय अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी जब लेपर्ड ने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए थे, और जब आदमी ने उसकी बाह को पकड़ लिया था और उसे वापस खींच रहा था, तभी लेपर्ड ने बेहतर पकड़ बनाने के लिए अपने एक पंजे के नाखून उसकी छाती में गड़ा दिए थे। अंतिम संघर्ष में नाखूनों ने मांस को चीर दिया था, जिनसे 4 गहरे घाव हो गए थे। छोटे कमरे की गर्मी में, जिसमें केवल एक दरवाजा तो था परंतु खिड़कियां नहीं थी, तथा जिसमें मक्खियों का झुंड भिन भिना रहा था, उस लड़की के गले तथा छाती के सारे घाव पक गए थे। इसलिए उसे चिकित्सकीय सहायता मिले या न मिले, उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। अतः सहायता लाने के लिए जाने की बजाय मैंने रात में उस आदमी के साथ ही रहने का निर्णय लिया। मैं बहुत ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई भी इस कहानी को पढ़े या सुने, उनमें से किसी को भी यह सजा न मिले कि वह ऐसे किसी इंसान या पशु की पीड़ा को देखे और सुने जिसका दुर्भाग्य रहा हो कि उसे किसी शेर अथवा तेंदुए ने गले से पकड़ लिया हो, और जिसकी पीड़ा को कम करने या जिसकी पीड़ा का अंत करने का एकमात्र उपाय बंदूक की गोली के अलावा और कोई न हो। छज्जा, जो मकान की लंबाई तक बना हुआ था और दोनों सिरों पे घिरा था, लगभग 15 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था, जिसमें चीड़ के पेड़ के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बनाई गई सीढ़ियों से ही पहुंचा जाता था। इन सीढ़ियों के विपरीत दिशा में घर का एक दरवाजा था, और छज्जे के नीचे एक 4 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा एक खुला आला था, जिसपे जलाने की लकड़ी जमा रखी जाती थी। उस आदमी ने मुझसे कमरे में तथा उसकी पत्नी के साथ रहने की प्रार्थना की, परंतु मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि यद्यपि मैं गंध के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं हूँ, तो भी कमरे में गंध इतनी ज्यादा तीव्र थी कि मैं उसे सहन नहीं कर सकता था। अतः हम दोनों ने मिलकर छज्जे के नीचे के आले के एक सिरे से जलाने की लकड़ी हटाई और छोटी सी ऐसी जगह बनाई जहां मैं दीवार से पेट टिकाकर बैठ सकता था। अब रात खुलने वाली थी, अतः निकट स्थित एक पानी के स्रोत में नहाकर और पानी पीकर मैं अपने कोने में बैठ गया और उस आदमी को उसकी पत्नी के पास ऊपर जाने और कमरे का दरवाजा खुला रखने को कहा। सीढ़ियों पर चढ़ते समय आदमी ने मुझसे कहा कि लेपर्ड आपको निश्चित रूप से मार डालेगा, और तब मैं क्या करूंगा। मैंने उससे कहा कि दरवाजा बंद कर देना और सुबह होने तक वहीं रहना। पूर्णमासी के 2 दिन बाद की बात थी, अतः थोड़ी देर के लिए अंधेरा होगा।
मुझे इसी समय की चिंता लगी हुई थी। यदि लेपर्ड सुबह तक दरवाजा खुरसता रहा जैसा कि आदमी ने बताया था, तो वह ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा और अब झाड़ियों में घात लगाकर मुझे देख रहा होगा। मुझे ऊपर बताई गई स्थिति में बैठे हुए आधा घंटा ही हुआ होगा जब मैं अपनी आंखें तरेर कर काली होती जा रही रात में देखने की कोशिश कर रहा था और चंद्रमा से प्रार्थना कर रहा था कि वह पूर्व में पहाड़ के ऊपर प्रकट हो जाए कि तभी एक गीदड़ ने अपनी चेतावनी भरी आवाज दी। यह आवाज जिसे जानवर अपने फेफड़ों की पूरी शक्ति लगाकर ही देता है, बहुत दूर तक सुनी जा सकती है और इसे फ्याओं फ्याओं की तरह वर्णित किया जा सकता है। और जब तक गीदड़ को वह खतरा दिखाई देता रहता है जिसने उसे डरा दिया था, यह आवाज बार बार दोहराई जाती है। लेपर्ड जब शिकार करते हैं अथवा अपने शिकार के पास जाते हैं तो बहुत ही धीरे चलते हैं। काफी समय व्यतीत हो जाने पर यदि वह लेपर्ड मिनीटर ही हुआ तो हमारे बीच के आधे मील की दूरी तय करेगा और यदि तब तक चांद नहीं भी निकला तो भी उससे इतना प्रकाश तो हो ही जाएगा कि मैं गोली चला सकूं। इसलिए मैं आराम से बैठकर थोड़ी देर चैन की सांस ले सकता था। कुछ समय बीत गया और गीदड़ ने बोलना बंद कर दिया। चंद्रमा पहाड़ों के ऊपर उदित हुआ और जिससे मेरे सामने के मैदान को तीव्र प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। कभी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी और आसपास जो एकमात्र आवाज सुनाई दे रही थी वह मेरे ऊपर के कमरे में तड़पती हुई अभागी लड़की की सांस लेने के लिए संघर्ष करने की ही थी। मिनटों का स्थान घंटों ने ले लिया। चंद्रमा आकाश में ऊपर चढ़ गया, फिर पश्चिम में ढलने लगा, जिससे उस मैदान पर जिसे मैं देख रहा था घर की छाया पड़ने लगी। यह खतरे की दूसरी घड़ी थी, क्योंकि यदि लेपर्ड ने मुझे देख लिया था तो वह लेपर्ड धैर्य के साथ लंबी होती इन परछाइयों का इंतजार कर रहा होगा ताकि उसकी हलचल कोई न देखे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और मेरे रात जागरण की सबसे लंबी रातों में से एक का तब अंत हुआ जब सूर्य के प्रकाश ने आसमान के उस जगह को प्रकाशित कर दिया जहां से कुछ घंटे पहले चंद्रमा का उदय हुआ था। वह आदमी पिछली रात की चौकसी के बाद गहरी नींद में सोया था। मैंने अपना कोना छोड़ा तथा अपनी दुखती हुई हड्डियों को शांत किया। जो लोग सख्त जमीन पर घंटों बिना हिले डुले बैठे रहे हों, यह बात केवल वे लोग ही समझ सकते हैं कि हड्डियां कैसे दर्द करती हैं। अब वह आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरा। केवल कुछ रेसबेरियों को खाने के सिवाय मैंने 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था और मेरे वहां और ज्यादा रुकने से कोई भी लाभप्रद उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने उस आदमी को अलविदा कहा और 8 मील दूर स्थित डोल डाक बंगले में अपने आदमियों से मिलने के लिए निकल पड़ा ताकि मैं लड़की के लिए सहायता जुटा सकूं। मैं कुछ ही मील दूर गया कि मुझे मेरे आदमी मिल गए। मेरी लंबी अनुपस्थिति से घबरा के उन्होंने मेरा सारा सामान बांधा था, डाक बंगले के किराए का भुगतान किया और उसके बाद वो मुझे खोजने निकल पड़े। जब मैं उनसे बात कर रहा था तभी सड़क का वह ओवरसियर वहां आ पहुंचा जिसका उल्लेख मैंने अपनी कहानी टेम्पल टाइगर में किया है। वह एक मजबूत भोटिया खच्चर पे आराम से सवार था क्योंकि वह अल्मोड़ा जा रहा था। अतः वह बड़ी प्रसन्नता से मेरा एक पत्र स्टीफे को पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। मेरा पत्र प्राप्त करने के तत्काल बाद ही स्टीफे ने लड़की की सहायता के लिए चिकित्सा सुविधा भेज दी थी, परंतु जब तक वह सहायता वहां पे पहुंची उसकी पीड़ा का अंत हो चुका था। यह वही ओवरसियर था जिसने मुझे एक मानव शिकार के बारे में सूचना दी थी, जिसे सुनकर मैं देवीधुरा गया था। यहाँ पर मुझे अपने जीवन के अब तक के सबसे रोचक और सबसे रोमांचकारी शिकार का अनुभव हुआ था। उस अनुभव के बाद मैंने देवीधुरा के बूढ़े पुजारी से पूछा कि क्या मिनीटर को भी मंदिर से वही प्रभावी सुरक्षा मिली हुई है जैसे कि उस शेर को जिसको मैं मारने में सफल रहा था। तो उसने उत्तर दिया कि नहीं साहब, इस शैतान ने कई मनुष्य को मार डाला है जो मेरे मंदिर में पूजा करते थे, और जब तक आप अपने वादे के अनुसार इसे मारने के लिए वापस लौटेंगे तब तक मैं सुबह और शाम को आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। भले ही हमारा जीवन कितनी ही खुशियों से भरपूर क्यों न रहा हो, इसमें कुछ ऐसे पल होते हैं जिनको हम विशेष आनंद के साथ याद करते हैं। मेरे लिए ऐसा समय 1910 का साल था, क्योंकि उस साल मैंने मुक्तेसर के नरभक्षी शेर और पनार के लेपर्ड को मारा था तथा मेरे लिए इन दोनों महान घटनाओं के बीच मेरे आदमियों और मैंने मोकाम घाट में बिना किसी मशीन के 5500 टन सामान के रख रखाव को
एक ही दिन में पूरा करने का सदैव के लिए रिकॉर्ड बनाया था। पनार के लेपर्ड को मारने का मेरा पहला कोशिश अप्रैल 1910 में किया गया और उसी साल के सितंबर महीने में मैंने दूसरा कोशिश करने के लिए खाली समय नहीं निकाल पाया था। मुझे कोई अनुमान नहीं है कि अप्रैल और सितंबर के बीच में कितने लोगों को लेपर्ड ने मार डाला था, क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की जाती थी और जितनी की मुझे जानकारी है केवल एक प्रसंग के अतिरिक्त कि हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्न पूछे गए थे, भारतीय समाचार पत्र में बाघ का यानी कि तेंदुए का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। पनार का लेपर्ड 400 मानव शिकार करने के लिए कुख्यात था, जबकि रुद्रप्रयाग के लेपर्ड ने 125 शिकार किए थे। और यह तथ्य कि पहले वाले लेपर्ड की चर्चा बहुत कम हुई थी, जबकि दूसरे लेपर्ड की चर्चा सारे समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर की गई थी, पूरी तरह इस बात पर निर्भर था कि पनार का मैनीटर व्यस्त सड़कों से बहुत दूर निर्जन क्षेत्रों में एक्टिव था, जबकि रुद्रप्रयाग का लेपर्ड एक ऐसे इलाके में सक्रिय था जहां प्रतिवर्ष 60,000 तीर्थयात्री यात्रा करते थे, जिनमें भारत के गरीब से लेके अमीर वर्ग के लोग होते थे और जिन सबको मैनीटर की चुनौती का सामना करना पड़ता था। ये ही तीर्थयात्री और प्रतिदिन सरकार द्वारा जारी किए गए वक्तव्य ही थे जिन्होंने रुद्रप्रयाग के लेपर्ड को इतना विख्यात बना दिया था, जबकि इसने पनार के लेपर्ड के कंपैरिजन में बहुत ही कम इंसानों को मारा था। एक नौकर और 4 आदमियों के साथ जो मेरे शिविर का सामान और राशन ले जा रहे थे, मैं नैनीताल से 10 सितंबर को पनार के लेपर्ड को मारने के अपने दूसरे प्रयास के लिए निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे जब प्रातः 4 बजे हमने घर छोड़ा और हम केवल कुछ ही मील दूर गए होंगे कि बारिश की झड़ी लग गई। पूरे दिन भर बरसात होती रही और हम 28 मील की पैदल यात्रा करने के बाद अंदर तक भीगे हुए अल्मोड़ा पहुंचे। मुझे इस्तीफे के साथ रात बितानी थी, परंतु पहनने के लिए सूखे कपड़ों का एक भी सूत उपलब्ध नहीं होने के कारण मैंने उनसे क्षमा मांगी और डाक बंगले में ही रात बिताई। वहां भी कोई दूसरा यात्री नहीं था तथा वहां के इंचार्ज ने बहुत ही कृपापूर्वक मेरे लिए 2 कमरों का प्रबंध कर दिया, जिनमें प्रत्येक में लकड़ी की बड़ी आग जल रही थी और सुबह तक मेरा सामान मेरी आगे की यात्रा जारी रखने के लिए काफी हद तक सूख गया था। मेरा इरादा यह था कि मैं अल्मोड़ा से आगे उसी रास्ते का अनुसरण करूं जिस पर मैं अप्रैल में गया था और अपने शिकार अभियान का आरंभ उसी घर से करूं जिसमें गत अप्रैल में लड़की अपने घावों के कारण मर गई थी। जब मैं नाश्ता कर रहा था तभी पनवा नाम का एक बड़े वहां आया जो कि नैनीताल में हमारे लिए छुटपुट काम किया करता था। पनवा का घर पनार की घाटी में था तथा मेरे आदमियों से यह जानने की बात कि मैं मैनीटर को मारने जा रहा हूं, उसने हमारे दल में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी, क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता था और उसे अकेले यात्रा करने में डर लग रहा था। पनवा को इलाका मालूम था और उसकी सलाह पर मैंने अपनी योजना बदल दी और उस स्कूल को होते हुए जहां लेपर्ड ने मेरा रात का खाना खाया था, देवीधुरा की सड़क पे जाने के बजाय मैं पिथौरागढ़ को जाने वाली सड़क पे गया। पनवा नाला डाक बंगले में रात बिताने के बाद हमने अगली सुबह शीघ्र यात्रा आरंभ की तथा कुछ मील दूर आगे बढ़ने के बाद पिथौरागढ़ की सड़क को उस जगह छोड़ दिया जहां से एक मार्ग दाहिनी तरफ जाता था। अब हम मैनीटर के इलाके में थे जहां पे सड़कें नहीं थी और जहां पे संचार का एकमात्र साधन वे पगडंडियां थी जो एक गांव से दूसरे गांव को जाती थी। हम धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि गांव सैकड़ों वर्ग मील के क्षेत्र में दूर दूर तक छितरे बसे थे और मैनीटर के ठौर ठिकाने का कोई ज्ञान नहीं था, अतः प्रत्येक गांव में पूछताछ के लिए जाना जरूरी था। सालन और रंगोट पट्टियों से गुजरने के बाद मैं चौथे दिन की शाम को चकाती पहुंचा, जहां पर मुझे गांव के मुखिया ने सूचना दी कि कुछ दिनों पूर्व बनार नदी के पार सनोली नाम के गांव में एक आदमी का शिकार किया गया है। हाल में हुई भारी बारिश के कारण पनार नदी में बाढ़ आई हुई थी और मुखिया ने मुझे अपने गांव में ही रात को ठहरने की सलाह दी। उसने वादा किया कि वह सुबह मुझे एक मार्गदर्शक देगा, यानी कि गाइड देगा, जो मुझे नदी पार करने के लिए एकमात्र सुरक्षित घाट दिखाएगा क्योंकि पनार नदी पर पुल नहीं बना था। मुखिया और मैंने अपना वार्तालाप 2 मंजिला मकानों की एक लंबी श्रृंखला के किनारे पर किया था और जब उसकी सलाह पर मैंने रात में
गांव में ही रुकने का निर्णय लिया तो उसने कहा कि वह ऊपर के मंजिल में मेरे और मेरे आदमियों के लिए 2 कमरे खाली करवा देगा। जब मैं उससे बातचीत कर रहा था तभी मैंने ध्यान दिया कि निचली मंजिल का सबसे आखिरी कमरा खाली था। अतः मैंने उससे कहा कि मैं इसमें रहूंगा और उसे मेरे आदमियों के रहने के लिए ऊपरी मंजिल में केवल एक ही कमरा खाली करना पड़ेगा। जिस कमरे को मैंने रात व्यतीत करने के लिए चुना था उसमें कोई दरवाजा नहीं था, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे बताया गया था कि लेपर्ड ने आखिरी शिकार नदी के पार किया था और मुझे मालूम था कि नरभक्षी तब तक नदी को पार करने की कोशिश नहीं करेगा जब तक उसमें बाढ़ आई हुई हो। कमरे में किसी भी प्रकार की मेज कुर्सी नहीं थी और जब मेरे आदमी ने झाड़ू लगा के घास फूस और कंबल के टुकड़े बाहर कर दिए तो ऐसा करते हुए वो शिकायत कर रहे थे कि जो भी आदमी इसमें रहता होगा वह बहुत ही गंदा आदमी होगा। फिर उन्होंने मिट्टी के फर्श पे मेरी चटाई बिछाई और मेरा बिस्तर लगा दिया। बिस्तर पर बैठ के मैंने अपना रात का खाना खाया जिसे मेरे नौकर ने आंगन में खुली आग में पकाया था। और क्योंकि मैं पिछले 12 घंटों से बहुत पैदल चला था जब तक मुझ में अपने पैरों में खड़े होने की सामर्थ्य थी, अतः मुझे नींद आने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगली सुबह सूर्य निकल ही रहा था जिसे कमरे में प्रकाश भर गया। तभी कमरे में एक हल्की आवाज सुनने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और अपने बिस्तर के पास फर्श पे एक आदमी को बैठे देखा। उसकी आयु लगभग 50 साल की रही होगी और वह कुष्ठ रोग की अंतिम अवस्था में था। यह देखकर कि मैं जाग गया था, इस अभागी जीवित मृत्यु ने कहा कि उसे आशा थी कि मैंने उसके कमरे में आराम से रात बिताई थी। वह आगे कहता गया कि वह 2 दिनों के भ्रमण पे पड़ोस के गांव में अपने दोस्तों से मिलने गया था और लौटने पर जब उसने मुझे अपने कमरे में सोते पाया तो वह मेरे बिस्तर के निकट बैठकर मेरे जागने का इंतजार कर रहा था। कुष्ठ, जो कि पूर्व में सबसे भयानक और सबसे संक्रामक रोग है, सारे कुमाऊं में व्याप्त है और विशेषतः अल्मोड़ा जिले में तो बुरी हालत है। भाग्यवादी होने के कारण लोग इस रोग को दैवीय विपत्ति के रूप में देखते हैं और इससे पीड़ित को न तो अलग ही रहने देते हैं और न ही संक्रमण से बचने के उपाय करते हैं। इसलिए पूर्णतया स्पष्ट रूप से मुखिया ने यह आवश्यक नहीं सोचा होगा कि यह जरूरी है कि वह मुझे सतर्क कर दे कि जो कमरा मैंने ठहरने के लिए चुना है वह सालों से एक कुष्ठ रोगी का निवास रहा है। उस सुबह मुझे कपड़े पहनने में ज्यादा समय नहीं लगा होगा और जैसे ही हमारा गाइड तैयार हुआ हमने गांव को छोड़ दिया। कुमाऊं में इधर उधर जाते समय, जैसा कि मैंने सदा किया है, मैं हमेशा कुष्ठ रोग से भयभीत होकर आता जाता था और मैंने स्वयं को इससे ज्यादा स्वच्छ कभी नहीं महसूस किया था जितना कि मुझे उस गरीब अभागे के कमरे में एक रात ठहरने के बाद हुआ था। जैसे ही हम पहली नदी पर पहुंचे मैंने रुकने का आदेश दिया जिससे मेरा नौकर मेरे लिए नाश्ता बना सके और मेरे आदमी अपना भोजन खा सके। फिर अपने आदमियों को मेरी चटाई को धोने और मेरे बिस्तर को धूप में फैलाने के लिए कहकर मैंने कार्बोलिक साबुन की एक टिकिया उठाई और जलधारा के नीचे की ओर गया जहां पे चट्टान की एक बड़ी पट्टियों से घिरा हुआ पानी का एक छोटा कुंड था। उस कमरे में पहने गए प्रत्येक कपड़े को उतारने के बाद मैंने उनको कुंड में धोया तथा उनको चट्टान की शिलाओं पर फैलाने के बाद मैंने साबुन के शेष भाग से अपने शरीर को इस तरह साफ किया जैसा कि पहले कभी साफ नहीं किया होगा। 2 घंटे बाद उन कपड़ों को पहने हुए, जो कि जोर से रगड़ने के कारण थोड़ा सिकुड़ गए थे, मैं अपने आदमियों के पास अपने को एक बार फिर स्वच्छ महसूस करते हुए लौटा और मुझे एक शिकारी की तरह नाश्ता करने की भूख लगी थी। हमारा गाइड लगभग 4 फुट 6 इंच लंबा आदमी था जिसका सिर बड़ा और घने बालों के गुच्छे से ढका हुआ था। उसका शरीर बड़ा बलिष्ठ और टांगे छोटी थी और वह मितभाषी था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कठिन चढ़ाई चढ़नी होगी तो उसने अपना खुला हाथ फैला दिया और उत्तर दिया कि इसकी तरह सपाट। इतना कहने के बाद वह हमें एक बहुत खड़ी ढाल से नीचे एक गहरी घाटी में ले गया। यहाँ पे मैंने उम्मीद की थी कि वह मुड़ेगा और घाटी का अनुसरण करके नीचे जाएगा जहाँ पे वह नदी से मिलती थी, परंतु बिना एक भी शब्द बोले और यहाँ तक कि अपना सिर घुमाए बिना उसने खुला मैदान पार किया और दूसरी तरफ स्थित पहाड़ पर सीधे ऊपर चढ़ गया। यह पहाड़ अत्यधिक खड़ी चढ़ाई वाला होने के अतिरिक्त कांटेदार झाड़ियों से आच्छादित और ढीली बजरी से युक्त भी था, जिस कारण चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। और क्योंकि सूर्य अब सिर के ऊपर था तो बहुत गर्मी थी, इसलिए हम पसीने से नहाए हुए चोटी पर पहुंचे। हमारा गाइड, जिसकी टांगे ऐसा प्रतीत होता था मानो पहाड़ पर चढ़ने के लिए ही बनी थी, वो जरा भी नहीं थका था। पहाड़ की चोटी से एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था और जब हमारे गाइड ने हमें सूचित किया कि हमें पनार नदी तक पहुंचने से पहले अभी अपने सामने की अग्रभूमि में स्थित 2 ऊंचे पहाड़ों पर और चढ़ना था, तो पनवा बढ़ई ने, जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए
उपहार एक बंडल में बांध के ले जा रहा था। अपना भारी काले कपड़े से बना हुआ कोट गाइड को दे दिया और उससे कहा कि क्योंकि वह हमें कुमाऊं के सारे पहाड़ों को चढ़ने के लिए बात ही कर रहा था, इसलिए वह कोट उसी को दिन भर उठाना है। अपने शरीर के चारों तरफ बंधी बकरे के बालों से बनी एक डोरी को निकालने के बाद गाइड ने कोट की तह बनाई और उसे सुरक्षित अपनी पीठ पर बांध दिया और नीचे और ऊपर हम गए और फिर नीचे और ऊपर तथा फिर दूर नीचे एक गहरी घाटी में हमने नदी को देखा। अभी तक हम बिना रास्ते की जमीन पर चल रहे थे तथा कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु अब हम एक संकरे मार्ग पे पहुंच गए जो सीधे नीचे नदी की ओर जा रहा था। हम नदी के जितना निकट जा रहे थे, मुझे उसका रूप उतना ही पसंद नहीं आ रहा था। जो रास्ता पानी की तरफ और उसके ऊपर ऊपर को जा रहा था, उसने बताया कि वहां पे एक घाट था, परंतु नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसे पार करना मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा था। गाइड ने हमें आश्वस्त किया कि यहाँ पर से पार करना पूर्णतया सुरक्षित है। अतः अपने जूते और जुराबे उतारने के बाद मैंने पनवा के हाथ पकड़े और पानी में कदम बढ़ाए। नदी लगभग 40 गज चौड़ी रही होगी और इसकी उबड़ खाबड़ सतह से मैंने समझा कि यह बहुत कठोर जमीन पे बह रही थी। इसमें मैं गलत नहीं था। कुछ बार अपने अंगूठों में ठोकर लगने के बाद और अपने पैरों को बहने से बाल बाल बचाने के बाद हम संघर्ष करते हुए दूध के किनारे पर निकले। हमारे गाइड ने भी नदी में हमारा अनुसरण किया। पीछे देखने पर मैंने देखा कि वह छोटा आदमी मुसीबतों में था। जो पानी हमारे लिए जांघों तक ही गहरा था, वो उसके लिए कमर तक गहरा था और मुख्य धारा में पहुंचने पर अपनी पीठ को उसकी तरफ करने और केकड़ी की तरह चलने के बजाय उसने बहुत ही मूर्खतापूर्वक धारा की तरफ मुंह किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह पीछे की तरफ बह गया और तेज गति से बह रही धारा में आधा डूब गया। मैं नंगे पैर और तीखी धार वाले पत्थरों पर असहाय खड़ा था, परंतु पनवा ने, जिसके लिए तीखी धार के पत्थर रुकावट नहीं थे, अपना बंडल फेंका जिसे वह ले जा रहा था और एक पल को भी झिझके बिना किनारे के साथ वहां तक दौड़ा जहां से 50 गज और नीचे चट्टान की एक बड़ी शिला नदी से बाहर निकली हुई थी, जो कि एक भयानक झरने के सिरे पर स्थित थी। इस गीली और फिसलन भरी शिला पे दौड़ के चढ़ने के बाद पनवा लेट गया और जैसे ही डूबता हुआ आदमी वहां से बहता हुआ गुजरा, उसके लंबे बालों से उसे पकड़ लिया और काफी संघर्ष के बाद उसे चट्टान पे खींच लिया। जब दोनों आदमी मेरे पास पुनः आ मिले, गाइड एक डूबे हुए चूहे की तरह दिखाई दे रहा था, तो मैंने पनवा को उसके महान तथा साहसिक कारनामे के लिए बधाई दी कि उसने अपनी जान को बड़े खतरे में डाल के उस छोटे आदमी की यानी कि गाइड की जान कैसे बचाई थी। मेरी तरफ कुछ आश्चर्य से देखने के बाद पनवा ने कहा कि ओ, ये उसका जीवन नहीं था जिसे मैं बचाना चाह रहा था, वह तो मेरा नया कोट था जो उसकी पीठ पे बंधा हुआ था। अभी तो मेरा वह नया कोट था जो उसकी पीठ पे बंधा हुआ था। खैर, जो भी कारण रहा हो, एक दुर्घटना टाल दी गई थी और जब मेरे आदमियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और सुरक्षित नदी पार हो गए, तो मैंने विश्राम करने और नदी पर ही रात बिताने का फैसला किया। पनवा ने, जिसका गांव नदी के पार ऊपर 5 मील दूर था, अब मेरा साथ छोड़ दिया था और अपने साथ गाइड को ले गया, जो कि नदी को पार करने के दूसरे प्रयास को करने से भयभीत था। अगली सुबह हम सनोली को ढूंढने निकल पड़े। ये वो जगह थी जहाँ पे अंतिम मानव का शिकार किया गया था। उस दिन की देर शाम को हमने अपने आप को एक चौड़ी खुली घाटी में पाया और क्योंकि वहां पे निकट में कोई बस्ती नहीं थी, अतः हमने खुले मैदान में ही रात बिताने का निर्णय लिया। अब हम मेनीटर के प्रदेश के मध्य भाग में थे और गीली ठंडी जमीन पर एक बहुत बेचैन रात व्यतीत करने के बाद अपराह्न के आसपास सनोली पहुंच गए। इस छोटे गांव के निवासी हमें देख के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत खुशी से मेरे आदमियों के रहने के लिए कमरा दे दिया और मुझे घास फूस की छत वाले एक खुले मंच का उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई। वह गांव एक पहाड़ के बगल में बनाया गया था, जिससे नीचे की तरफ एक घाटी दिखाई पड़ती थी, जिसमें सीढ़ी नुमा खेत थे और जिनसे हाल ही में धान की फसल काटी गई थी। घाटी के दूर वाली तरफ का पहाड़ हल्की चढ़ाई वाला था और जोती गई जमीन से 100 गज दूर घनी जाड़ झंकाड़ वाला एक टुकड़ा था, जो कि 20 एकड़ तक फैला हुआ था। पहाड़ और इसी जाड़ झंकाड़ के ऊपर एक गांव था और उसी पहाड़ी के छोर पे दाहिनी तरफ एक दूसरा गांव था। सीढ़ी नुमा खेतों के बाईं तरफ की घाटी एक खड़ी चढ़ाई के घास वाले पहाड़ तक थी। इस प्रकार वास्तव में जाड़ जंकाड़ का टुकड़ा 3 ओर से जोती हुई भूमि से और चौथी तरफ एक खुले घास के मैदान से घिरा था। जब नाश्ता तैयार किया जा रहा था, गांव के लोग मेरे चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। मार्च के दूसरे पखवाड़े में तथा अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में इस क्षेत्र में मेनीटर ने 4 आदमियों को मार डाला था। पहला शिकार पहाड़ के चोर पे स्थित गांव में किया गया था। दूसरा और तीसरा शिकार पहाड़ की चोटी पे स्थित गांव में
और चौथा सनोली में। सभी 4 शिकार रात में किए गए थे और लगभग 500 गज दूर जाड़ जंकाड़ के खंड में ले जाए गए थे, जहाँ पे लेपर्ड ने उनको अपनी सुविधा के अनुसार खाया था। क्योंकि कोई अग्निशस्त्र यानी कि बंदूक उपलब्ध न होने के कारण तीनों गांव के ग्रामीण इतने डरे हुए थे कि उन्होंने मृतकों के बॉडीज को बरामद करने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। अंतिम शिकार 6 दिन पहले किया गया था और मुझे सूचना देने वाले आश्वस्त थे कि लेपर्ड अभी भी जाड़ जंकाड़ के बीच में ही था। मैंने 2 जवान नर बकरे उस गांव में खरीदे थे, जिसमें से होकर हम आज सुबह ही गुजरे थे, और शाम के समय में छोटे बकरे को ले गया और उसे जाड़ जंकाड़ के किनारे पे सुनिश्चित करने के लिए बांध दिया कि गांव वालों का विश्वास कितना सही था कि लेपर्ड अभी भी झाड़ियों में था। मैं बकरे के ऊपर नहीं बैठा क्योंकि वहां पे कोई सुविधाजनक पेड़ नहीं था और बादल भी छाते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रात में बारिश हो सकती थी। जो मंच मुझे प्रयोग करने के लिए दिया गया था वह चारों ओर से खुला था, अतः मैंने दूसरा बकरा इसके निकट इस आशा के साथ बांधा कि यदि रात के समय बाघ गांव में आएगा यानी कि लेपर्ड, तो वह इंसानी गोश्त की जगह एक मुलायम बकरे को चुनेगा। देर रात तक मैं दोनों बकरों को एक दूसरे को पुकारते हुए सुनता रहा। इससे मैं संतुष्ट हो गया कि लेपर्ड सुनने की दूरी में मौजूद नहीं था। फिर भी वहां पे कोई ऐसा कारण नहीं था कि वह इस इलाके में दोबारा नहीं आता, अतः मैं इस आशा से सोने चला गया कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। रात में हल्की बूंदाबांदी हुई थी और जब सुबह सूरज साफ आकाश में उदय हुआ तो प्रत्येक पत्ती और घास का तिनका बारिश की बूंदों से चमक रहा था और हर कोई पक्षी जिसे एक गीत गाना था, गाना गाते हुए दिन का हर्षित होकर स्वागत कर रहा था। मेरे मंच के निकट का बकरा एक झाड़ी की पत्तियां संतुष्ट भाव से चबा रहा था तथा यदा कदा मिमिया भी रहा था, जबकि घाटी के पार का दूसरा बकरा खामोश था। अपने नौकर को मेरा नाश्ता गर्म रखने को कहकर मैंने घाटी को पार किया और उस जगह तक गया जहां पे मैंने छोटे बकरे को बांधा था। यहाँ मैंने पाया कि बारिश आने के कुछ समय पहले एक लेपर्ड ने बकरे को मार डाला था, रस्से को तोड़ा था और शिकार को दूर ले गया था। वर्षा ने घसीटने के चिन्हों को दूर डाला था, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ा क्योंकि वहां पर एकमात्र एक ही स्थान था जहाँ पे लेपर्ड अपना शिकार ले गया होगा, और वह था झाड़ जंगड़ का घना इलाका। एक ऐसे लेपर्ड अथवा शेर का पीछा करना जो कि अपने शिकार के पास हो, आखेट का यानी कि शिकार का एक दिलचस्प पहलू है जिसे मैं जानता हूँ, परंतु इससे तभी मग्न होकर भाग लिया जा सकता है जबकि परिस्थितियां आपके अनुकूल हो। यहाँ पे परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी क्योंकि झाड़ जंगड़ का जंगल इतना घना था जिसमें चुपचाप प्रवेश कर पाना संभव नहीं था। गांव को लौट के मैंने नाश्ता किया और फिर गांव वालों को एक साथ बुलाया क्योंकि मैं उनसे आसपास के क्षेत्र के बारे में सलाह लेना चाहता था, क्योंकि शिकार को यह देखने के लिए जाना आवश्यक था कि क्या लेपर्ड ने वहां पे पर्याप्त अंश छोड़ा है जिसके पास में बैठ सकूं, यानी कि बॉडी के रिमेन्स छोड़े हैं। और ऐसा करते समय मुझे लेपर्ड को छेड़ना पड़ेगा। जो बात मैं गाँव वासियों को बताना चाहता था वह यह थी कि क्या वहां पे यथोचित दूरी पे अन्य घनी आड़ थी जिसमें लेपर्ड द्वारा मेरे द्वारा छेड़े जाने पर शरण ली जा सके। मुझे बताया गया कि 2 मील दूर तक वहां पे कोई आड़ नहीं थी और यह भी कि उस तक पहुंचने में लेपर्ड को जोती गई जमीन का एक बड़ा भाग पार करना पड़ता। दोपहर के समय में झाड़ जंगड़ के उस खंड में लौटा जिस स्थान पर उस बकरे को मारा गया था। वहां से 100 गज दूर मुझे वह मरा हुआ बकरा मिला जो लेपर्ड ने छोड़ा था। बकरे के खूर, सिंग और उसके पेट का हिस्सा वहीं पे था, क्योंकि वहां पर इस बात का डर नहीं था कि लेपर्ड दिन के उस वक्त आड़ को छोड़कर 2 मील दूर जंगल में जाएगा। मैंने कई घंटों तक उसका पीछा करने का प्रयास किया। मेरी सहायता बुलबुलों, कस्तूरों, भुजंगों और हंसियाचोच, झरकियों आदि पक्षियों ने की, जो सभी मुझे लेपर्ड की प्रत्येक हलचल के बारे में बता रहे थे। यदि कोई प्रश्न करेगा कि मैंने तीनों गांव के निवासियों को एकत्रित क्यों नहीं किया और उनके द्वारा हाका करवा के बाघ को बाहर कर देने का प्रयास क्यों नहीं किया, यहाँ मैं उसको गोली मार सकता था। उल्लेखनीय है कि इस काम को करने का प्रयास हाका करने वालों को बहुत बड़े खतरे में डाले बिना किया नहीं जा सकता था, क्योंकि जैसे ही लेपर्ड को पता चलता कि उसे बाहर खुले मैदान की तरफ खदेड़ा जा रहा है तो वो वापस पीछे लौट जाता और जो कोई उसके रास्ते में आता वह उस पर हमला कर देता। लेपर्ड पर निशाना लगाने के अपने असफल प्रयत्न के बाद और मेरे गांव लौटने पर मैं मलेरिया के प्रचंड आक्रमण से पीड़ित हो गया और अगले 24 घंटों तक मंच पे बेसुध अवस्था में लेटा रहा।
अगले दिन शाम तक मेरा बुखार उतर गया था और मैं शिकार जारी रखने के लिए समर्थ हो गया था। अपने आप पहल करके मेरे आदमियों ने पिछली रात को दूसरे बकरे को उसी जगह पे बांधा था जहां पे पहला बकरा मारा गया था, परंतु लेपर्ड ने उसे नहीं छुआ। ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अब लेपर्ड भूखा होगा और तीसरी शाम को मैं उम्मीद से भरा निकल पड़ा। झाड़ जंकाड़ के टुकड़े के नजदीकी छोर की तरफ और इस स्थान से लगभग 100 गज दूर जहाँ पे 2 रात पहले बकरा मारा गया था, बांज का एक पुराना पेड़ था। यह पेड़ 2 सीढ़ी नुमा खेतों के मध्य में एक 6 फुट ऊंचे किनारे पे उगा था और पहाड़ से विपरीत दिशा में एक ऐसे कोण पे झुका हुआ था जिससे मेरे लिए इसके तने पे रबड़ की तली के जूते पहनकर चढ़ना संभव हो गया था। तने के भीतरी तरफ तथा भूमि से लगभग 15 फुट ऊंचाई पे एक शाखा नीचे के खेत के ऊपर निकली हुई थी। इस शाखा ने, जो कि 1 फुट मोटी थी, मुझे अत्यंत असुविधाजनक और बहुत असुरक्षित आसन प्रदान किया था क्योंकि यह खोखली और सड़ी हुई थी। फिर भी पेड़ पे यही एकमात्र शाखा थी और चारों तरफ कई 100 गज के अर्धव्यास के भीतर कोई अन्य पेड़ नहीं थे। अतः मैंने इसी शाखा पे बैठने का खतरा मोल लिया क्योंकि मेरे पास विश्वास करने का प्रत्येक कारण था कि जिस लेपर्ड से मैं निपट रहा था वह पनार का मेनीटर ही था, क्योंकि उन पग मांस को जिनको मैंने झाड़ जंकाड़ के टुकड़े में पाया था और जिनको मैंने अप्रैल में उस घर को जाने वाले रास्ते पे देखा था जहाँ पे वो लड़की मारी गई थी, दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी थी। इसलिए मैंने अपने आदमी को कहा कि वो बहुत सारे लंबे काले कांटों से युक्त टहनियों को काट दे। जब मैं पेड़ की तरफ पीट करके बैठ गया और मेरी टांगे शाखा के साथ लंबाई में फैली हुई थी, फिर मैंने आदमियों को उन टहनियों को आपस में बांध के उनको पेड़ के तने पे लिटा देने तथा सुरक्षित तरीके से मजबूत रस्सी से बांध देने को कहा। इन छोटी सावधानियों को कुशलता से कार्यान्वित करवाने के कारण ही मैं आश्वस्त हूँ कि मेरी जान बची थी। इन काले कांटों से युक्त टहनियों में से अनेक, जो कि 10 से 20 फुट लंबी थी, पेड़ के दोनों तरफ निकली हुई थी और क्योंकि मेरे पास अपना संतुलन बनाए रखने के लिए पकड़ने को कुछ भी नहीं था, अतः मैंने अपने दोनों तरफ की टहनियों को इकट्ठा किया तथा उनको मजबूती से पकड़कर अपनी भुजाओं और शरीर के मध्य में खींच लिया। 5 बजे तक मेरी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मैं शाखा पे दृढ़ता से बैठा हुआ था और मैंने अपने कोट का कॉलर अपनी गर्दन की सुरक्षा के लिए काफी आगे खींच लिया था तथा अपने कोमल टॉप को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को बचाने के लिए पीछे की तरफ खींच रखा था। बकरे को मेरे सामने के मैदान में 30 गज की दूरी पे खूंटा गाड़ के बांधा गया था। मेरे आदमी मैदान में बैठ के स्मोकिंग करते हुए जोर जोर से बातें कर रहे थे। इस समय तक झाड़ जंकाड़ के खंड में सब कुछ शांत रहा था, परंतु अब एक हंसिया चोट चरखी ने अपनी भेदक भयप्रद बोली थी, जिसके 1 या 2 मिनट बाद अनेक सफेद कण चिलबिलों की चुहचुहाहट सुनाई थी। पक्षियों की 2 प्रजातियां पहाड़ों में सबसे ज्यादा विश्वसनीय मुखबिर हैं और उनको सुनकर मैंने अपने आदमियों को गांव लौटने का इशारा किया। वे ऐसा करने को बहुत प्रसन्न प्रतीत हुए और जब वे अभी भी जोरों से बातें करते हुए दूर चले गए तो बकरे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अगले आधे घंटे तक कुछ भी नहीं घटा और फिर जब सूरज गांव के ऊपर के पहाड़ से अस्त हो रहा था, 2 भुजंगे जो कि मेरे पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे उड़ गए और किसी जानवर पर चीखने लगे जो कि मेरे तथा झाड़ जंकाड़ के टुकड़े के बीच के मैदान में था। जब बकरा बोल रहा था तो गांव की दिशा में देख रहा था, परंतु अब वह मेरी तरफ घूमा और उसने बोलना बंद कर दिया। बकरे को देखकर मैं उस जानवर की हरकतों का अनुसरण कर सकता था जिसे भुजंगे सता रहे थे और जिसमें बकरे की दिलचस्पी थी, और यह जानवर केवल एक लेपर्ड ही हो सकता था। तीज का चांद था और वहां पे अंधकार के कई घंटे होंगे। इसका पूर्वानुमान लगाकर लेपर्ड तभी आएगा जब प्रकाश की स्थितियां अनुकूल नहीं होगी। मैं अपने साथ 12 बोर की 2 नाली बंदूक लिए हुए था जिसमें ग्राफ भरे हुए थे, क्योंकि वहां पर मेरे लिए राइफल की एक अकेली गोली की अपेक्षा 8 ग्राफों से लेपर्ड को निशाना बनाने के बेहद अच्छे अवसर थे। उस समय तक भारत में रात में शिकार करने में सहायक उपकरणों जैसे विद्युत प्रकाश और टार्च का उपयोग नहीं किया जाता था। जिस समय के बारे में मैं लिख रहा हूँ और वह सभी कुछ जो सही निशाना लगाने के लिए किसी के पास होता था, वह केवल सफेद कपड़े की एक पट्टी होती थी जिसे हथियार के नाल के चारों तरफ बांधा गया होता था। फिर काफी देर तक कुछ भी नहीं हुआ। तभी मैंने काले कांटे की टहनियों पर हल्का झटका महसूस किया और अपने पूर्व विचारों को साधुवाद दिया कि मैंने झुके हुए पेड़ के तने पे कांटे बिछा रखे थे, क्योंकि मैं अपना बचाव करने के लिए पीछे नहीं घूम सकता था तथा अधिक से अधिक मेरे कोट का कॉलर और टोप बहुत ही कमजोर सुरक्षा पंक्ति थी।
इसमें अब कोई सवाल ही नहीं था कि मैं एक नरभक्षी से निपट रहा था, और वह भी एक दृढ़ निश्चयी नरभक्षी के साथ। ये जान लेने के बाद कि वह कांटों के ऊपर नहीं चढ़ सकेगा, लेपर्ड ने अपने पहले झटके को देने के बाद टहनियों के नीचे के हिस्सों को अपने दांतों के बीच में पकड़ लिया था। अब वह उनको हिंसक तरीके से झकझोर रहा था, जिससे मैं पेड़ के तने से जोरों से टकराया था। अब आकाश से दिन का अंतिम प्रकाश भी धूमिल हो चुका था, तथा लेपर्ड, जिसने अपने सारे मानव शिकार रात में ही किए थे, अपने अनुकूल वातावरण में था, जबकि मैं विषम परिस्थितियों में, क्योंकि अंधेरे में एक इंसान सभी जानवरों में से सबसे निरीह होता है। अपने बारे में मेरा यह कथन है कि मेरी हिम्मत सबसे निम्नतम बिंदु पर स्थित थी। रात में 400 आदमियों को मारने के बाद लेपर्ड मुझसे जरा भी डरा हुआ नहीं था, जो कि इस तथ्य से स्पष्ट था कि वह टहनियों को खींचते हुए जोरों से दहाड़ रहा था, जिसे गांव में चिंतातुर लोग सुन रहे थे। ये दहाड़ उन लोगों को भयभीत कर रही थी, जैसा कि उन्होंने मुझे बाद में बताया, परंतु मुझ पर इसका विपरीत असर पड़ रहा था, क्योंकि मुझे इसे मालूम हो रहा था कि लेपर्ड कहाँ था और वह क्या कर रहा था। जब वह चुप रहता था तभी मैं सबसे अधिक डरता था, क्योंकि मुझे यह पता नहीं होता था कि उसका अगला पैंतरा क्या होगा। कई बार उसने मुझे अपने आसन से लगभग गिरा ही दिया होता, क्योंकि वह टहनियों को बहुत जोर से खींचता था और फिर अचानक ही छोड़ देता था। अब अंधेरा था तथा मेरे पास कोई स्थिर वस्तु नहीं थी जिसे मैं पकड़ सकता था, और मुझे पक्का यकीन था कि यदि वह ऊपर उछलता तो उसे मुझे जमीन पर धड़ाम से गिरा देने के लिए मुझे केवल छूने भर की जरूरत होती। स्नायुओं को यंत्रणा देने वाली ऐसी कुछ समय की चुप्पी के बाद लेपर्ड ऊंचे किनारे से नीचे कूदा और बकरे की तरफ दौड़ा, इस आशा से कि लेपर्ड तब लौटेगा जब थोड़ी सी पर्याप्त रोशनी निशाना साधने के लिए रहेगी। मैंने बकरे को अपने पेड़ से 30 गज की दूरी पर बांधा था, क्योंकि इससे पहले कि वह बकरे तक पहुंचता मुझे लेपर्ड को मारने का समय मिल जाए। परंतु अब अंधेरे में मैं बकरे को बचा नहीं सका, जो कि सफेद होने से मैं केवल एक हल्के धब्बे के रूप में ही देख सका। इसलिए मैंने तब तक इंतजार किया कि जब तक उसने संघर्ष करना बंद कर दिया, और फिर वहां पे निशाना साधा जहां पे मैंने सोचा था कि लेपर्ड होगा, और ट्रिगर को दबा दिया। मेरी गोली का स्वागत एक गुस्से भरी हुंकार ने किया था, तथा मैंने सफेद चमक देखी जब लेपर्ड पीछे की तरफ पलटा और दूसरे ऊंचे किनारे के खेत में दृश्य हो गया। 10 अथवा 15 मिनटों तक मैं उत्साहपूर्वक लेपर्ड की तरफ से आने वाली आवाजों को सुनता रहा, और तभी मेरे आदमियों ने आवाजें लगाई और पूछा कि क्या उनको मेरे पास आना चाहिए। अब उनके लिए ऐसा करना पूर्णतः सुरक्षित था, बशर्ते कि वे लोग ऊंचे मैदान में ही चले। इसलिए मैंने उनको चीड़ के मशाले जलाने को कहा, और उसके बाद मेरे आदर्शों का अनुपालन करने के लिए ये मशाले लीसे से शराब और चीड़ की लकड़ी से 12 इंच से 18 इंच लंबे टुकड़ों को हरे भरे वृक्ष से काटकर बनाई जाती है, और बहुत ही चमकीली रोशनियां प्रदान करती हैं। तथा कुमाऊं के दूर दराज के गांव में एकमात्र प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराती है, जिसे कि वे हमेशा से जानते हैं। बहुत ज्यादा चिल्लाने और इधर उधर दौड़ने के पश्चात करीब 20 आदमियों ने, जिनमें से प्रत्येक एक मशाल ला रहा था, गांव को छोड़ा तथा मेरे आदेशों का पालन करते हुए सीढ़ी नुमा खेतों का चक्कर काटने के बाद पीछे से मेरे पेड़ के पास आए। जिन रस्सों से काले कांटों की टहनियों को वृक्ष से बांधा गया था, उनकी गांठें बाघ द्वारा इतनी जोर से खींचकर कस दी गई थी कि उनको काटना पड़ा। कांटे हटा देने के बाद आदमी पेड़ पे चढ़े और मुझे नीचे उतरने में सहायता की, क्योंकि असुविधाजनक आसन से मेरी टांगों में ऐंठन आ गई थी। मशालों की संयुक्त रोशनी ने उस खेत को प्रकाशित कर दिया जिसपे मृत बकरा पड़ा हुआ था, परंतु ऊपर का सीढ़ीनुमा खेत अंधकार में था। जब सभी को सिगरेटें सौंप दी गई, तब मैंने उन आदमियों को बताया कि मैंने लेपर्ड को घायल कर दिया है, परंतु मुझे नहीं मालूम कि कितनी बुरी तरह, और यह कि अब हम गांव को वापस लौटेंगे तथा मैं घायल जानवर की खोज सुबह में करूंगा। इस पे बड़ी निराशा प्रकट की गई। यदि आपने लेपर्ड को घायल कर दिया है तो वह अब तक अवश्य ही मर गया होगा। हमारी संख्या बहुत है और आपके पास एक बंदूक है, अतः वहां कोई खतरा नहीं है। कम से कम हमें खेत के किनारे तक तो जाना ही होगा और ये देखना होगा कि क्या लेपर्ड ने वहां खून के निशान छोड़े हैं। क्या लेपर्ड को तुरंत ही खोजने जाना चाहिए? जब इस बात के पक्ष तथा विपक्ष में सारे तर्क समाप्त हो गए तो मैंने अपने सही निर्णय के विपरीत हामी भर दी कि खेत के किनारे तक तो जाना ही चाहिए, जहां से हम नीचे के सीढ़ीनुमा खेत में जा सकते थे। उनके निवेदन को मानने के बाद मैंने उन आदमियों से वादा करने को कहा कि वे मेरे पीछे एक ही लाइन में चलेंगे और अपनी मशालों को ऊंचा उठाकर रखेंगे, और यदि लेपर्ड ने अटैक किया तो मुझे अंधेरे में छोड़कर नहीं भागेंगे। उन्होंने यह वादा बहुत ही खुशी से किया, और जब मशाले फिर से ठीक कर दी गई तथा तेज प्रकाश के साथ चल रही थी तो हम चल पड़े।
मैं आगे चल रहा था तथा वे आदमी 5 गज पीछे मेरा अनुसरण कर रहे थे। बकरे तक 30 गज तथा अगले 30 गज खेत के किनारे तक हम बहुत धीमे और शांति से आगे बढ़े। जब हम बकरे तक पहुंचे तो अब खून के निशान देखने के लिए समय नहीं था। फिर नीचे के खेत का सबसे दूर का सिरा दिखाई पड़ा। जैसे जैसे हम सिरे के निकट जाते गए वैसे वैसे इस खेत का उतना ही ज्यादा हिस्सा दिखाई देता। और तभी जब केवल एक संकरी पट्टी ही मशालों की रोशनी से बची थी, तभी लेपर्ड एक के बाद एक गुस्से से भरी दहाड़े मारता हुआ किनारे से ऊपर की कूदा और पूरा दिखाई दिया। एक आक्रमण करते हुए लेपर्ड की क्रोधित हुंकार बहुत ही डराने वाली होती है। और मैंने हाथियों की एक पंक्ति को, जो कि एक शेर के सामने दृढ़ता से खड़ी रही थी, एक आक्रमण करते हुए लेपर्ड के सामने मुड़कर और भगदड़ मचाकर भागते हुए देखा था। इसलिए मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ जब मेरे आदमी, जो सभी निहत्थे थे, एक साथ मुड़े और भाग खड़े हुए। मेरे सौभाग्य से दूर भागने की चिंता में वे एक दूसरे से टकरा गए और चीड़ के कुछ जलते हुए टुकड़े जो उन्होंने अपने हाथों में हल्के से पकड़े हुए थे जमीन पे गिर गए और प्रकाश होता रहा, जिससे मुझे लेपर्ड की छाती में ग्राफों का एक समूह धंसाने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल गई। मेरी गोली की आवाज सुन के आदमी ने भागना बंद कर दिया और तभी मैंने उनमें से एक को कहते हुए सुना, ओ नहीं, वे हमसे नाराज नहीं होंगे क्योंकि वे जानते हैं कि शैतान ने हमारे साहस को पानी में बदल दिया है। हाँ, मुझे पेड़ पर के अपने ताजे अनुभव से मालूम था कि एक मिनीटर का डर एक मनुष्य का साहस हल लेता है। और जहां तक भागने की बात है, तो यदि मैं मशाल ले जाने वालों में से एक होता तो मैं सबसे तेज भाग गया होता। अतः वहां पर मेरे नाराज होने के लिए कोई भी बात नहीं थी। अब जबकि मैं उनकी लज्जा को कुछ कम करने के लिए लेपर्ड का निरीक्षण करने का अभिनय कर रहा था, सभी आदमी 2 और 3 समूह में वापस आए। और जब वे एकत्रित हो गए तो मैंने ऊपर देखे बिना पूछा कि क्या आप लोग लेपर्ड को गांव में ले जाने के लिए बांस का डंडा और रस्सी लाए हैं? तो उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। हमने उनको पेड़ की जड़ पर छोड़ा है। जाओ उन्हें लेकर आओ, मैंने कहा, क्योंकि मैं चाय की एक गर्म प्याली पीने के लिए गांव जाना चाहता हूँ। उत्तर की तरफ से बह रही रात की ठंडी हवाओं के कारण मुझ में मलेरिया का दूसरा अटैक हो गया था। और अब जब सारा रोमांच समाप्त हो चुका था, मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना कठिन हो रहा था। उस रात को कई सालों में पहली बार सनोली गांव के लोग सो पाए और बिना डरे निर्भय होकर सोते रहे। ये थी कहानी पनार मिनीटर की, जिसको जिम कॉर्बेट ने खत्म किया और गांव के लोगों को आतंक से मुक्ति दिलाई। कैसी लगी? इसके लिए आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत